ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग वेक्टर का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं, राइट। ओके, तो कल कुछ प्रॉब्लम दिए थे, उसमें कौन कौन सा वैल्यू था? जीरो डिग्री, 30 डिग्री और 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45। और दीज आर द वैल्यू, राइट। ओके स्टूडेंट, तो 1 बाई 1 साइन का, कॉस का और टेन का और कॉट का निकालना था, राइट। ओके, साइन 0 डिग्री का तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, राइट। 0 होता है, करेक्ट। पहले साइन थीटा का काम कर लेते हैं, फिर साइन 15 डिग्री का निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? तो अगर हम लोग यस साइन 45 माइनस 30 कर दें तो हम लोग का काम बन जाएगा साइन ए माइनस बी पे, राइट। साइन 45 कॉस 30, आप लोग भी तो ऐसे ही किए होंगे, हाँ, माइनस कॉस 45 साइन 30, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? रूट देखिए, तो मैंने सही लिखा। उसके बाद किसका? साइन 30 का तो वैल्यू सब लोग को पता ही है, कोई नया बात है नहीं, 1/2। और साइन 45 का वैल्यू ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू सबको पता हो रहता है, राइट। और जिनको नहीं पता है वो आज के बाद रट लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 75 निकालने के लिए फिर से हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब 45 + 30 करेंगे तो a + b फार्मूला पर बैठ जाएगा। cos 45 sin 30, तो a हो जाएगा √3 + 1/2 √2। एग्री? यहाँ तक आए फास्ट, जो लिख लिए हैं देन फाइन, जिनका आ गया है, जिनका नहीं वैल्यू आया है वो नोट करें। मतलब पूरे फिजिक्स में हम लोग को इसका रिक्वायरमेंट होगा, इन सब वैल्यू का। तो आज का क्लास में सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं, पूरे फिजिक्स के लिए, ओके। देखिए स्टूडेंट, कुछ कुछ चैप्टर जो आपको मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी में वो दिखाई नहीं पड़े, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस का और ऑल इंडिया लेवल के एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट नहीं है या एनसीईआरटी में नहीं है, बट उसमें हो सकता है सिस्टमेटिक वे में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल नॉमेनक्लेचर, आप एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। बट एक्चुअली वो
है एक क्लास 11th का फर्स्ट या सेकेंड वॉल्यूम में हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है, करेक्ट। उसमें अल्केन अल्कीन अल्काइन है। और क्लास 12th में जाइएगा तो बहुत सारा चैप्टर है, हेलो अल्केन एंड ऑल दीज। उन सब में अलग अलग जगह पे नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे जगह का नॉमेनक्लेचर को एक जगह पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरा जो काम हुआ वो ज़्यादा सिस्टमेटिक है, ओके। बिकॉज पहले ही बोला गया है कि वी आर गोइंग पैरेलली। पैरेलली का मतलब है कि बोर्ड का भी और इंट्रेंस का भी। तो मेरा पढ़ाने का अपना एक सीक्वेंस रहेगा, बट एक्चुअली मेरा नहीं रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में जिस सीक्वेंस में हम लोग काम कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में काम होता है। हम लोग खुद का तैयारी के टाइम पे भी ऐसे ही हम लोग को पढ़ाया गया है। और अगर वो ये बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक सीक्वेंस है कि उसी से मुझे लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट मिला। तो हम लोग 75 डिग्री तक का निकाल लिया, राइट। साइन 90 का वैल्यू तो सबको पता ही है, 1। अब साइन 120 निकालने के लिए अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर 90 + 30 कर दीजिए। आई एग्री। वेरी गुड, 60 + 60 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला फार्मूला जहाँ पे मिल रहा है ना, तो जो काम ऐसे होने का चांस है उसको ऐसे नहीं करेंगे, नहीं। तो साइन 90 ऐसे आप कीजिएगा तो मैं आपको ना भी नहीं बोलूँगा, मुझे तो वैल्यू आने से मतलब है। लास्टली 120 का वैल्यू फिर बाद में रट भी जाएंगे। साइन 90 + 30, ये तो पक्का पता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, राइट। और साइन 90 + थीटा क्या था फार्मूला, कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का काम 30 डिग्री कर रहा है और कॉस 30 तो √3/2, राइट। सबका इतना ही आया है। और 120 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और साइन 180 - थीटा भी साइन थीटा होता है, राइट। तो साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू भी तो √3/2। अब इसमें कुछ एक स्टूडेंट बोल रहे थे 60 + 60 कर देंगे, तब यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको भी आपको 60 डिग्री का वैल्यू पता है साइन का या कॉस का, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, राइट। बट कोशिश करें कि हम लोग इस तरीके से, जब इतना स्मार्टली बन रहा है तो उसको वहाँ पे A+B करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 120 का वैल्यू भी आ गया। अब साइन 135 के लिए क्या करना चाहेंगे, बोलिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिबेट हो गया। कोई एक बोल रहे हैं कि सर 180 - 45 कर दीजिए, और कोई एक बोल रहे हैं कि सर 90 + 45 कर दीजिए। तो दोनों करते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। साइन 45 और यहाँ से हो जाएगा कॉस 45। भाई दोनों का वैल्यू सेम ही है, 1/√2 और 1/√2। मुझे तो मतलब था 135 का वैल्यू से, राइट। तो आप लोग क्या किए हैं, एक किए हैं या किए हैं। तो कुछ ये किए होंगे और कुछ ये किए होंगे, राइट। बोथ बोथ आर इक्वली करेक्ट। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा किसी को कम मिलेगा। चलिए, तो 135 का वैल्यू पता चल गया, राइट। अब साइन 150 के लिए आप लोगों ने क्या किया है, -180 - 30। वेरी गुड। तो 180 - 30 सर साइन 30, राइट, हाफ। अब उनको भी निराश नहीं करेंगे जो 90 + 60 किए हैं, एक ही बात है, ओके। हो गया। चलिए, अब साइन 180 का वैल्यू कैसे निकाले हैं स्टूडेंट। तो सर मैं तो ऐसे करूंगा, साइन 180 + 0। हाँ, तो अब 0, अब देखिए एक स्टूडेंट बोले सर 0 + 180 कर देंगे। भाई 180 + 0 के लिए लिखेंगे, साइन 180 + थीटा, ज़रा बोलने में अच्छा लगेगा, नहीं समझे। यहाँ पे थीटा का काम 0 करेगा, राइट। 1
कर सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला है। मुझे आंसर से मतलब था। वो आप लोग को इतना सारा हथियार दिया गया था इसीलिए कि आप जिसको भी लगा के आंसर लाइए, मुझे आंसर से मतलब था, राइट। चलिए, तो साइन 180 प्लस जीरो, यहाँ पे थीटा का काम जीरो करेगा और साइन जीरो का वैल्यू जीरो, राइट। अब इसमें कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे आप लोग, 90 प्लस 90, तो यहाँ पे थीटा का काम 90 करेगा, राइट। तो साइन 9, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90, राइट। और कॉस 90 भी, कॉस 90 तो पक्का जानते हो जीरो होता है, एग्री। अब इसमें से और भी कुछ कोई काम किए हैं। 120 प्लस मतलब ए प्लस बी, ठीक है, वेरी गुड। तब भी जीरो आया होगा, राइट। ठीक है, बट इसमें काम मेरा आसान हो गया ना, एक लाइन में हो गया, राइट। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दो तीन चीज़ें बोल देता हूँ। एक तो यह है कि एक होता है झूठा दिलासा देना कि नहीं, यू जस्ट ज्वाइन द कैटलिस्ट एंड नाउ यू बिकम्स IITian एंड यू बिकम्स अ डॉक्टर। चूँकि रियलिटी ये है कि नो डाउट मैं आपको एकदम बिल्कुल इंडिया का A1 क्लास का टीचिंग करूँगा, बट भाई पढ़ना आपको पड़ेगा और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इसको 10th के लेवल से कंपेयर कीजिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। सिलेबस इज सो वास्ट। 10th का जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 10th का सारा साइंस और 11th का एक चैप्टर इक्वल हो जाएगा, ओके। इसलिए पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है। 9th से 10th में आते हैं तो बहुत बड़ा आपको जंप नहीं मिलता होगा, राइट। लगता है मोटा मोटी वही है, करेक्ट। बट यहाँ पे बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है, तो सब लोग अपने आप को पहले से समझा के रखिए। अदरवाइज कुछ होता है ना कि एकदम बिल्कुल चलो अब 11th में आ गए तो 10th के जैसा ही रहेगा। तो 10th क्लास में 9th क्लास में तो मैं 10 पॉइंटर था इस, तो वो सब चीज़ें सही है। अब बट उस चीज़ को, उस बर्डन को आप पीछे ही छोड़िए। अब सोचिए कि आप फिर से एक नया सफ़र पे चल दिए हैं, राइट। ऐसे वैसे अगर कंपेयर कीजिएगा तो मैं अपने स्कूल का टॉपर था और डिस्ट्रिक्ट में मेरा 3rd पोजीशन था। लेकिन जब पटना IIT की तैयारी करने के लिए आया तो समझ में आया अच्छा मुझसे भी बड़े बड़े लोग टॉप लोग बैठे हुए हैं। और जब मैं तैयारी कर रहा था जो 2006 में, तो 2006 में जो सुपर 30 है उसका मैं, आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सुपर 30, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ सुपर 30। तो वहाँ पे मेरे बैच से एक स्टूडेंट का 10th रैंक भी आया था IIT में। वो अभी तक का सबसे बढ़िया रैंक था सुपर 30 का। तो समझ में आ गया कि अच्छे, तो उसका पता चला कि वो तो क्लास 8 से ही तैयारी कर रहा था, पटना का ही था। उसके मदर और फादर दोनों IITian थे, तो बेटा उससे भी बड़ा IITian बन गया। 8th क्लास 9th क्लास में ही कैलकुलस बना रहा था। तो देयर इज अ डिफरेंस। जैसे अभी मैं कुछ स्टूडेंट आते हैं जैसे काउंसलिंग के टाइम पे 11th में तैयारी के लिए, तो मैं पूछता भी हूँ कि आप क्या करना चाहते हो। सर 8 नॉट डिसाइडेड। भाई आप तुम मेट्रो में हो, 8th क्लास में पता चल जाता है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। 9th क्लास में क्या जैसा सोचते हैं वैसा ही तो करते हैं। मैं गांव में रहकर हम लोग को पता चल गया था कि 8th क्लास से ही मुझे IIT करना है। ओके IIT करना है, मैथ अच्छा करेंगे, मैथ अच्छा करेंगे, बिहार बोर्ड में एडवांस मैथ लेंगे इकोनॉमिक्स को छोड़कर। क्योंकि एडवांस मैथ लेंगे तो मुझे 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो पढ़ा रहा हूँ A+B सब 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उस केस में होता है क्या है कि सिर्फ बोर्ड के पीछे नहीं भागना है, दोनों चीज़ होना चाहिए। बोर्ड में आपका एकदम 96% 97% आ गया और कैरियर में कुछ भी अचीव नहीं किए तो बहुत ख़राब हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10th का बोर्ड का मार्क्स से पहले होता था, आज से 4 साल 5 साल पहले 40% NIT के लिए वेटेज था, बट उसको उठा दिया गया है। तो 12th का एग्ज़ाम अब एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है कि हाँ 12th आप पास रहेंगे तो NIT में और IIT में या मेडिकल में एंट्रेंस मिलेगा, और उसका सर्टेन परसेंटेज है अभी भी, कितना परसेंट आपको लाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल नीट के लिए है 55 या 58%, मोस्ट लाइकली 60% CBSE का, और IIT में जाने के लिए 75%, NIT में भी जाने के लिए 75%। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है
कि CBSE बोर्ड में 75% इज वेरी पुअर मार्क्स, राइट। 75% अगर आप 75% भी नहीं ला सकते हैं मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाने वाले 93, 94, 95% तो मतलब मैं एवरेज मार्क्स मानता हूँ कि हाँ 93, 94 इट इज़ एवरेज मार्क्स। मैं स्टेट बोर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड में मार्क्स कम उठता है, CBSE में भर भर के मार्क्स मिलता है, तो मार्क्स उठता है। ओके, चलिए, तो हम लोग 180 तक आ गए थे। sin 225 का वैल्यू कैसे आप लोग निकाले हैं? तो 180 प्लस 4, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला तो आपके माइनस साइन 45। तो भाई साइन 45 का वैल्यू तो आपके सामने है, राइट। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/√। सबका यही आंसर है। ओके, अब साइन 275 का कैसे वैल्यू निकाले हैं? वन 180 प्लस 90, या कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे क्या 360 माइनस 90, राइट, एक ही बात है। तो 180 प्लस थीटा, इसको ये थीटा का काम करेगा, हो जाएगा साइन 90, राइट, सॉरी माइनस साइन 90 ना, यस, माइनस साइन 90, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -1, एग्री। साइन 300 का कैसे निकाले हैं वैल्यू? सर अब इसमें से आप 180 वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं और 360 माइनस 60 वाला भी लगा सकते हैं, दोनों से इक्वली करेक्ट, राइट। तो 360 साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, -√3/2। साइन 315 का वैल्यू कैसे निकाले हैं? -360 माइनस, यस, तो हो जाएगा माइनस साइन 45, राइट। तो ये सब ए वैल्यू तो पहले से ही पता चल रहा था कि या तो सेकंड, थर्ड, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट। और कल तो ग्राफ भी देखे थे कि यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 180 था, राइट, यहाँ पे 270 था, यहाँ पे 360 था। तो ये थर्ड और फोर्थ ये है, राइट, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सारा एंगल का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। और थर्ड एंड फोर्थ में सारा वैल्यू क्या रहेगा? निगेटिव, करेक्ट। चलिए 330 का वैल्यू कैसे निकाले हैं? तो सर सेम सिचुएशन, साइन 360 माइनस 30 हो जाएगा माइनस साइन 30, मतलब -1/2, राइट। और 360 का वैल्यू कैसे निकाले हैं? सर साइन 360 प्लस 0 कर देंगे, एक ही बात है, -0 कर दें या 360 प्लस 0 कर दें, राइट। चलिए, तो -0 करेंगे तो लिखिएगा माइनस साइन 0, और प्लस 0 की जगह तो लिखिएगा प्लस साइन 0, राइट। बट साइन 0 तो 0, तो माइनस इंटू 0 मतलब 0, राइट। तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सर हम लोग साइन का एक जितना भी वैल्यू दिए हैं सबका वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए, और आप लोग भी शायद निकाल के रेडी होंगे, आप लोग का भी सही होगा, राइट। और जो लोग नहीं निकाले हैं वो यहाँ पे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छा, कल का स्टूडेंट का, आज नहीं, आज ही एक स्टूडेंट मुझसे एक डाउट पूछे थे, इस आप लोग की तरफ भी मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट, ठीक है।
अगर मेरा कोई वेक्टर ऐसे रहेगा, मैं आऊँगा वापस उस पर, कोई वेक्टर मेरा ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट वाला लाइन पे है, इस तरफ है, बट ये मेरा V1 है, तो इस V1 का डायरेक्शन के लिए क्या बोलिएगा? वेरी गुड, टुवार्ड्स ईस्ट, राइट। अगर मेरा कोई वेक्टर ऐसे रहेगा V2, उसका डायरेक्शन के लिए तो सेम सिचुएशन, इसको खींच के यहाँ पे इसके टेल को यहाँ पे ले आएंगे, राइट, अपने आप पता चल जाएगा। एग्री? शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से चलिए अब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, और कॉस थीटा का सामने एक ग्राफ भी रखते हैं, एकदम छोटा सा ग्राफ, ताकि हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलते रहे। देखिए तो कॉस थीटा का ग्राफ यही दिखाया था ना, ए था फर्स्ट, ए था सेकंड, ए था थर्ड, ए था फोर्थ। कॉस थीटा का साइन कौन कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल का पॉजिटिव रहेगा? फर्स्ट और फोर्थ, और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव रहेगा, राइट। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉस 15 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? कॉस 45 कॉस 30 प्लस, यही था ना, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस था, राइट। कितना हो जाएगा? एग्री? √3 + 1/2 √2। चलिए उसके बाद कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू तो हाफ होता है, इसको रट रहना है, कॉस 60 कितना? हाफ, राइट। ये सब वैल्यू तो ऐसे भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जानते होंगे आप लोग। चलिए कॉस 75 का वैल्यू, कॉस 45 + 30, राइट। क्या लिखेंगे? कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30 डिग्री, कितना हो जाएगा? √2। यहाँ तक आइए, हो गया। उसके बाद कॉस 90 का कितना? 0, राइट। कॉस 120 का निकालने के लिए क्या इसको कैसे करेंगे? ठीक है, कर सकते हैं कॉस 60 + 60 भी, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, और ऐसे करते हैं तो लिखिएगा माइनस साइन 30, राइट। ऐसे कीजिएगा तो माइनस कॉस 60, एग्री। इसका मतलब भी माइनस हाफ, इसका मतलब भी माइनस हाफ, कोई फर्क पड़ेगा? और इसमें से एक मेरे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 60 + 60 क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 60 + 60 से भी इतना ही आया होगा, तो आंसर क्या डिफरेंट आया है, सेम आया है? सेम आया है। मतलब अब इस बात को आपको कॉन्फिडेंस मिल गया कि जितना भी फार्मूला है उसमें से कोई भी लगा दे आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। ओके, साइन 120 के बाद वैल्यू है साइन 130 कॉस
कॉस 135। चलिए, ओ सॉरी, कॉस नहीं, कॉस लिख रहा हूँ, कॉस लिख रहे हैं। 180 माइनस 45, दोनों तो एक ही बात है ना, माइनस 45 या माइनस कॉस 45, राइट। माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, एग्री हो गया। आप लोग को वीडियो दिखाई पड़ रहा है? ओके। कॉस 150 का वैल्यू एक, ये भी तो हो सकता है, 90 + 60 भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, राइट। माइनस कॉस 30, राइट, माइनस √3/2, एग्री। अब 90 + 60 कीजिएगा तब भी उतना ही वैल्यू आएगा, राइट। चलिए, कॉस 180 का वैल्यू +180, वेरी गुड, कॉस 180 + 0 कितना होगा? माइनस कॉस 0 मतलब -1, एग्री। और जो 90 + 90 के होंगे उनका भी -1 ही आ रहा होगा, वो -1 आ रहा है, कुछ और आ रहा है। चलिए, 225 के लिए क्या किए हैं आप लोग? -1/√2, एग्री। चलिए, 225 पर 270 का वैल्यू बताइए। थ्री, बोथ आर इक्वली करेक्ट, एक ही बात है। चलिए, सब यहाँ कर दिए, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं सर 360 - 90 भी कीजिए, दोनों लिख देते हैं। 180 + 90 माइनस कॉस, ये क्या होगा? प्लस कॉस 90। तो भाई इसका वैल्यू 0 होता है, इसका भी 0 होता है, तो सबका वैल्यू तो 0 ले दे के हो गया, राइट। कॉस 300 के लिए क्या लिखे हैं आप लोग? तो सर कॉस 360, अच्छा, कॉस 180 + 120 ये भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 120 का वैल्यू पता हो, राइट। लेकिन ये, हाँ, बट इसको भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो कर सकते हैं, दोनों को करेक्ट करेक्ट। मैं तो 360 - 60 कितना हो जाएगा? और ये एंगल तो है 4th क्वाड्रेंट का, राइट, पॉजिटिव आना चाहिए, हाफ। cos 60 हाफ ही होता है ना। नहीं, बाकी लोग का वेट कर रहा हूँ, ठीक है भैलू। चलिए, cos 315 का वैल्यू क्या रहेगा? तो लिखे हैं cos 45, राइट, (1/√2) और cos 330 का वैल्यू √3/2 और cos 360 का वैल्यू 360 + 0
मतलब हो जाएगा, क्या लिखे हैं, cos 0। अब कोई -0 करेंगे तब भी उनका वैल्यू 1 ही आएगा। ओके, तो पूरा हम लोग वैल्यू निकाल लिए कॉस का, यहां तक लिख लीजिए, हो गया। अब tan थीटा का tan 0 कितना आया है स्टूडेंट आपका? तो tan 0 के लिए हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin 0 बाई cos 0, और साइन तो 0/1 = 0, राइट। तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, सबका 0 ही मिला होगा। tan 15 डिग्री, तो सर साइन, एक काम करेंगे ना, जो पहले मेहनत किए उसका फ़ायदा थोड़ा उठा लेते हैं। ये तो काम किए हुए ना पहले sin 15 का, तो sin 15 का वैल्यू कितना आया था? तो मुझे लगता है इतना हो जाएगा, नहीं? मतलब हम लोग जो पहले मेहनत किए उस मेहनत का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं, करेक्ट। और tan 30, ये सब तो बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, 1/√3 वैल्यू, राइट। हाँ, इसका कर सकते हैं अगर मतलब रिक्वायरमेंट होगा तो। अभी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं रिक्वायरमेंट अगर है तो रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। समथिंग लाइक दिस, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो /2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, किस एग्ज़ाम में? आप मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे ये वैल्यू tan का वैल्यू पूछा जाएगा। हाँ, 11th के एग्ज़ाम में पूछा सकता है, जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। बट अगर 12th वगैरह के लिए सोच रहे हैं या इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो लगता है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में tan का वैल्यू पूछा जाएगा, tan 15 कितना होता है। हाँ, 11th का बोर्ड के लिए, 11th तो में बोर्ड नहीं होता, 11th का इंटरनल एग्ज़ाम जो स्कूल में होगा, राइट, उसमें आ सकता है। तो इतना भी अगर लिख के आ जाएगा तो मार्क्स नहीं कटेगा, अगर आप रेशनलाइज नहीं भी करेंगे तो। ओके, क्योंकि देखिए ये सब है, ये एप्लीकेशन है, ये हम लोग को कहीं कहीं पे रिक्वायर्ड होगा, बट मैथमेटिक्स में जब पढ़िएगा तो सारा वैल्यू मैथमेटिक्स में भी निकालना है। ओके स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें ये सब निकालने के लिए मिलेगा आपको। ये तो हम लोग पहले काम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को रिक्वायरमेंट हो जाएगा वेक्टर में। tan 45 कितना होता है? तो tan 45 तो डायरेक्ट पता ही है, इसको कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि सर इसमें कर रहे हैं tan 90 - 45, नॉट लाइक दैट। ये वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, राइट। tan 60, ये सब वैल्यू तो पहले से पता है, राइट। tan 75, तो यस tan 45 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, एग्री। तो सर ये तो tan a + b भी आ गया, राइट। और tan a + b का फार्मूला आप लोग बनाएं इसको। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, और sin 75 और cos 75, हाँ हम लोग को चूँकि ये वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, राइट। तो sin 75 कितना आया था?
और ए आया होगा √3 - 1/2 √2, तो वैल्यू कितना हो गया √3 डिवाइड बाई √3 - 1। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उस पर tan 90 मतलब सर sin 90/cos 90 करना पड़ेगा, राइट। तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, राइट, मतलब अनडिफाइंड। इन्फिनिटी जब मतलब कोई इन्फिनिटी देखा नहीं है तो अनडिफाइंड इसको बोलेंगे, करेक्ट। बट साइन tan 90 पे बाद में आएंगे आफ्टर वेक्टर। इस पर कम से कम मैं तो आपका हाफ एन आवर उससे फिर वैल्यू पे लूँगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अभी नहीं, बिल्कुल मार्क्स कम नहीं होगा, बट अनडिफाइंड चीज़ें का मतलब होता है कि वो पता नहीं है, बट पता नहीं लेकिन ये पता एक वो कितना वैल्यू है। तो एक्चुअली इसमें हम लोग को पता है कि tan 90। अब ये बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा बोलना बनता है, 90.90 प्लस 0.00000030, ठीक है, कहीं तक जीरो लीजिए, तब 1 दीजिए। 90 प्लस 0.0000 बहुत सारा जीरो के बाद 1, इस तब पूछेंगे वैल्यू कितना, तो आप नहीं बोलेंगे सर ऑलमोस्ट 90, लेकिन फिर बोलेगा सर लेकिन फिर बोलिएगा, तब मैं बोलूँगा अच्छा ये बताइए 90 ऑलमोस्ट तो 90 है, लेकिन 90 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, तब क्या बोलिएगा सर थोड़ा ज़्यादा। समझ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा। 90.5 कैसे भैया बोल दीजिएगा आप, 000 तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 90.000000000000, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है ना। मैं एक बात बोला, 0.00000001 ये वैल्यू 1 के बराबर भी है क्या, या 1 से बहुत छोटा छोटा है। आप सब बोलेंगे कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ओशन के रिस्पेक्ट में कितना वाटर, सर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन थोड़ा, राइट। ये कुछ ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब है कि ठीक है, कोई कोई चीज़ ऐसा होता है सब समथिंग लाइक कि मैं बोलूँगा कि अच्छा 90 हम तब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ऑलमोस्ट 90, राइट। बट कहीं कहीं पे मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा रहेगा, ये जो हम लोग को आगे पढ़ना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, 90 डिग्री प्लस लिख के छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वैल्यू 90 है लेकिन 90 थोड़ा बड़ा है, राइट। कितना बड़ा है, यस एग्री। एक बहुत बारीक लाइन, एक ऐसा लाइन जहाँ पे वो 90 का वाला एक वैल्यू नंबर लाइन पे 90 है, 90 डिग्री का है, राइट। तो इससे मैं बोलूँगा यहाँ देखिए 90 से थोड़ा ज़्यादा मतलब इस लाइन से राइट या लेफ्ट, राइट। थोड़ा कम, एकदम थोड़ा कम, बहुत कम नहीं सर, 90 पे है लेकिन जस्ट 90 से थोड़ा कम, राइट। तो सर ये थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा का क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा में वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होता है, थोड़ा कम में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है, 10 का आसमान ज़मीन का डिफरेंस हो जाता है। नहीं, बाद में पढ़ाएंगे। थोड़ा ज़्यादा में प्लस इन्फिनिटी होता है, थोड़ा कम में माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, थोड़ा कम में प्लस इन्फिनिटी होता है, थोड़ा ज़्यादा में माइनस इन्फिनिटी होता है, करेक्ट। तो इन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, एग्री। इसलिए अभी आप सिर्फ इन्फिनिटी लिख के छोड़ दीजिए tan 90 के लिए, और बिल्कुल लिख सकते हैं, बट वो अनडिफाइंड कहाँ क्यों क्या वैल्यू था, इन्फिनिटी था, ठीक है। अब देखिए अभी आप 10th क्लास से 11th में आ गए हैं, तो अब कुछ टीचर बोलते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। अनडिफाइंड है, बट वो अनडिफाइंड क्या है, इन्फिनिटी है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, ओके। और इन्फिनिटी ना आपने देखा ना मैंने देखा है, इसलिए अनडिफाइंड है, करेक्ट हो गया।
चलिए tan 120 के लिए तो सर ये भी तो कर सकते हैं tan 180 माइनस 60, और आप उसमें से कुछ बोल रहे हो सर एक काम करते हैं tan 90 प्लस 30 कर देते हैं, तो एक ही बात है। तो 180 मान tan 180 माइनस थीटा क्या था, मतलब -√3, एग्री। बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। आंसर तो उतना ही आया होगा, राइट। tan 135 तो सर जिस चलिए वेरी गुड 90 प्लस 45 आर इक्वली करेक्ट। ऐसा नहीं बोलो कि मैं जो लिख रहा हूँ ज़्यादा करेक्ट है, वो सारा आपको ब्रह्मास्त्र दिया गया था कि आप किसी से को अप्लाई करके बस आंसर ले आइए। तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, राइट। तो माइनस tan 45 माइनस 1, एग्रे। ओके, याद रहेगा। अच्छा tan 145 के लिए आप लोग क्या लिखे हैं, 90, इस बार तो मैं पक्का लिखूंगा 90 प्लस 60, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ऐसे लिखे हैं। चलिए tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot 60, और cot 60 का वैल्यू √3 होता है। कितना होता है, 1/√3। माइनस बाद में लगा दें, cot 60 इक्वल टू 1/√3, यही माइनस है, ये हो जाएगा। अच्छा tan 180 माइनस 30 कितना, माइनस tan 30। तो ये फार्मूला अप्लाई करें या ये अप्लाई करें, आंसर तो सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया tan 150। उस बाद tan 180 के लिए क्या किए हैं, यस tan 180 प्लस थीटा कितना, माइनस tan थीटा या प्लस tan थीटा, क्या था, नहीं अब वो बोल रहे हो सर, नहीं मैं समझ गया, tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा था, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा था, राइट। तो मैं tan 180 प्लस 0 लिखा हूँ, तो प्लस tan 0। अब इसमें से कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो खराब बात हो गया, 180 माइनस 0 भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट, बट tan 0 तो 0 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ तक आइए, और tan का वैल्यू निकाल रहे हैं तो cot का निकाल लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा से। चलिए हो गया, यस यहाँ तक हो गया। tan 225 225 इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 प्लस 45, और tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, राइट, मतलब 1, राइट। तो 0 से 360 के बीच में tan का वैल्यू 1 दो एंगल पे होता है, एक 45 पे और एक 225 पे, एग्री। 0 से 360 के बीच में tan थीटा का वैल्यू 1 दो एंगल के लिए होता है, 45 और 225, ये हम लोग ऑब्जर्व किए अभी, राइट। tan 270 का वैल्यू कितना आया है, तो 180 प्लस तो हो गया tan 90, मतलब अगेन प्लस माइनस इन्फिनिटी, राइट, अनडिफाइंड, एग्री। ठीक है, मतलब अभी प्लस माइनस लिखिए, बाद में समझेंगे। अनडिफाइंड भी लिखना चाहते थे, अनडिफाइंड भी लिख लीजिए, अभी इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे। tan 300 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो सर यस, और tan 360 माइनस 6, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता होगा, राइट।
-1060 मतलब -√3, -√3। वेरी गुड। और tan 315 के लिए क्या लिखे हैं, कैसे? तो एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा? तो दो एंगल पे -1 मिला है आपको, याद देखे हैं? थ्री और 5 इस पे tan का वैल्यू -1 रहा है, राइट? और 45 और 225 +1 रहा है, एग्री? चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद tan 300 भी हो गया, 315 भी हो गया, tan 330 को क्या लिखिएगा? वेरी गुड। कितना हो जाएगा? -1030 माइनस, वेरी गुड। और tan 360 का +0 करें या -0 करें, एक ही बात है नहीं? तो tan 360 प्लस थीटा होता है, tan 360 प्लस थीटा क्या होता है? और tan 360 या -0 -tan थीटा, राइट? इसका मतलब हो जाएगा सर +-tan 0, बट बात तो वही है ना, 0। तो इस तरीके से हम लोग जितना मुझे ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड वैल्यू का रिक्वायरमेंट होगा आगे क्लास में, उसका सारा वैल्यू ऑलमोस्ट मोटा मोटी हम लोग निकाल लिए हैं, करेक्ट? चलिए, इसको एक बार लिख लीजिएगा। बाकी कॉट का वैल्यू निकालने के लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, निकाल लीजिएगा ना, 10 का जस्ट 1/10 कॉट थीटा के लिए। ओके, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, बोलिए। 4 एप्पल + 3 मैंगो इक्वल टू व्हाट? ये बहुत स्मार्ट आंसर है, 7 फ्रूट्स नहीं? कैसे? हाँ नहीं, इसलिए मेरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और एक्चुअली बच्चे का आंसर भी बहुत सारा वीडियो मैं पब्लिक किया हुआ हूँ। हालांकि जितना भी मेरा वीडियो अभी पिछले साल से अभी तक मेरा ऑलमोस्ट मोर देन 1000 से ज़्यादा भी वीडियो है आ गया है। आपको जो वीडियो भेजता हूँ अनलिस्टेड करके भेज रहा हूँ, बट कुछ पता नहीं है उस टाइम पे, और कुछ वीडियो मैं जानबूझ के पब्लिक कर देता हूँ। हालांकि सारा वीडियो अगर अभी पब्लिक कर दें तो यूट्यूब पे खासा गुवाहाटी में शायद मेरा ही वीडियो सिर्फ नज़र आते रहेगा, सुबह शाम तक इतना क्लास लेता हूँ। तो एक पब्लिसिटी भी हो जाएगा। एनीवे, तो एक्चुअल में 7 फ्रूट्स, तो वहाँ तक तो खाने पीने तक तो ठीक है कि 4 मैंगो + 3 एप्पल इक्वल टू 7 फ्रूट्स, बट फिजिक्स में ये नहीं चलेगा। फिजिक्स में किसी भी दो वेक्टर को, राइट, तभी ऐड कर सकते हैं जब किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने का क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या, कि बोथ वेक्टर आर ऑफ द सेम टाइप, राइट? इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ ही ऐड कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे, ये कभी नहीं होगा, राइट। तो हम लोग अब हम लोग फिर से कम बैक कर रहा हूँ, अभी तक बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट कर गए थे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, अब हम लोग वापस कम बैक कर रहे हैं वेक्टर की तरफ, और हेडिंग रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाइए स्टूडेंट, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड, two vectors can be added when both are of the same type, two vectors can be added when both are of the same type। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप लोग का अभी बहुत अगर वर्कलोड नहीं है तो एक काम और कर सकते हैं, अगर आप उतना वर्कलोड ले पाएंगे तो मैं प्रीवियस ईयर का एक मैथमेटिकल टूल का प्लेलिस्ट फाइल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, उसको अगर आप देखेंगे, बाद में मैं उसको पढ़ाऊँगा तो एक बार देखा हुआ रहेगा तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूँगा। लेकिन उस सारे क्लास को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, बट एक बार देखिएगा तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। उसको जब भी टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत देख कर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम टाइप। इसका मतलब है कि फिजिक्स में क्या ए अलाउड है? भी प्लस एफ अलाउड है? इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर को इफ बोथ आर एक्सेलरेशन वेक्टर ए अलाउड है, राइट? ए भी अलाउड है, ए भी अलाउड है, एग्री? तो पहला तो कंडीशन ये हो गया, इसका मतलब आज के बाद एक काम ऐसा कमाल कभी नहीं करना है कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ जोड़ रहे हैं। पहला बात, 2 + 3 = व्हाट? 5। तो ये जो आपने ऐड किया इसमें कोई रूल लगाया या जस्ट स्केलर क्वांटिटी को जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दिए? ओके, बट वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, किसी भी टू वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए उसका एक सर्टेन रूल्स दिया गया है, करेक्ट? जैसे डायरेक्टली वेक्टर में ऐसा नहीं होगा कि a1 का मैग्नीट्यूड 2 है, a2 का मैग्नीट्यूड 3 है, तो बस a1 + a2 कोई टीचर पूछे तो 2 + 3 = 5 दे रहे हैं आंसर। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट? उसमें बहुत सारा रूल है, उसमें वन ऑफ द रूल है पैरेललोग्राम रूल, राइट? सेकेंड रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ? उसके बाद है, अभी यहाँ पे अब यहाँ से ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि वेक्टर सिर्फ वेक्टर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस वेक्टर का आगे के सारा फिजिक्स क्लास में यूज होगा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन मेथड। ओके स्टूडेंट,
यहाँ तक आइए। तो मोटा मोटी ये 4 लॉ को हम लोग फॉलो करके चलेंगे, इन 4 का हेल्प लेंगे। कौन कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। करेक्ट? यहाँ तक लिख लिए? अब लिखिए फर्स्ट रूल, पैरेललोग्राम। उसमें एक पॉइंट लिखिएगा। if two given vector A and V, if two given vector A and B of the same type, if two given vector A and V आर ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप क्यों बोले? क्योंकि सर सेम टाइप रहेगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट? तब यहाँ पे एक टर्म मैंने लिख दिया है गिवन वेक्टर, मतलब जो वेक्टर दे रहे हैं वो अननोन वेक्टर या गिवन वेक्टर है, मतलब वेक्टर गिवन है तो गिवन वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, राइट? तभी उसको गिवन वेक्टर बोलेंगे। If two given vector A and V are of the same type, are represented by two adjacent side of parallelogram, then resultant of these two vector is represented by the diagonal of parallelogram, is represented by diagonal of parallelogram passing through diagonal of parallelogram passing through the point of intersection of those adjacent side, the point of intersection of those adjacent side. जो लिखवाए हैं उसको दोबारा एक बार पढ़िए तो ध्यान से। यस, अब उसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। अब एक और पॉइंट लिखिए, नोट करके नीचे लिखिएगा। फॉर अप्लाइंग दिस लॉ बोथ वेक्टर्स शुड बी डाइवर्ज फ्रॉम कॉमन पॉइंट।
यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब कुछ पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास दो गिवन वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, राइट, करेक्ट। और इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है। तो अच्छा बताइए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर और एडिशन ऑफ टू वेक्टर अलग सेंस या सेम सेंस? इसका मतलब आज के बाद कभी बोलेंगे फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर या टू वेक्टर, तो रिजल्टेंट बोले या एडिशन बोले एक ही बात है, राइट। ओके, तो इन दोनों वेक्टर को अगर पैरेललोग्राम लॉ से अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैंने तो पैरेललोग्राम बना कर दिया नहीं है, और इसमें सिर्फ नीचे नोट करवा के क्या लिखा कि पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए बोथ वेक्टर शुड बी डाइवर्स फ्रॉम कॉमन। इसका मतलब है कि इसको ऐसे शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से इसको यहाँ पे ले आएंगे, राइट, या इसको शिफ्ट करके यहाँ ले, या ये एक ही बात है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शिफ्ट करके यहाँ पे भी तो ला सकते थे, बट इसको अप्लाई करने के लिए कॉमन पॉइंट से डाइवर्स कराएंगे, एग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से दोनों वेक्टर डाइवर्स हो रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो लास्ट लाइन में बोला गया, राइट। ओके, बट अभी आपका पैरेललोग्राम बना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसको अगर पैरेलल्स, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, इसको पैरेलल शिफ्ट कीजिए। तो क्या पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज हुआ ए, या ए ही रहेगा? अब बी को भी तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ का प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, इक्वल लेंथ का होता है। ओके, तो इस तरीके से बन गया पैरेललोग्राम, राइट। और ए एंगल कितना? तो सर ये जो भी एंगल रहा होगा ये हम लोग को पता रहेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि ए एंड बी आर गिवन वेक्टर, राइट। तो जैसे ए एंड बी गिवन वेक्टर है तो ए और बी के बीच का एंगल भी पता रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन उसका पता है, करेक्ट। चलिए, और यहाँ पे ए और बी का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब ए और बी का एडिशन, एग्री। तो इसका रिजल्टेंट क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? और रिजल्टेंट एक मिनट, लेट मी फिनिश। किसी भी दो वेक्टर का, तीन वेक्टर का, या चार वेक्टर का, या 10 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना वेक्टर होगा? एक ही तो होगा, राइट। तो रिजल्टेंट को किसी भी एक वेक्टर को कितना एरो से दिखा देंगे? एक एरो से। देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हाट द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ए डायगोनल रहेगा दो, तो यहाँ भी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे दो डायगोनल होता है ना पैरेललोग्राम का, एक ए है और एक ए है। कहने का मतलब हुआ कि ए सी या ओ बी, वेरी गुड, करेक्ट। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर, राइट। और दोनों जो वेक्टर, और इसमें बोला ही गया है कि इस लॉ को लगाने के लिए दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एडजेसेंट साइड, राइट। तो एडजेसेंट साइड का यहाँ पे मतलब था कि बोथ वेक्टर शुड बी डाइवर्ज। ए भी एडजेसेंट है, बट यहाँ पे ए वेक्टर इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ए वेक्टर यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है। तो पैरेललोग्राम लगाने के, पैरेललोग्राम लॉ में फार्मूला आगे जब डिराइव करेंगे तो डिराइव करने के लिए बोथ वेक्टर शुड बी डाइवर्ज फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ओके, करेक्ट। तो ये जो डायगोनल हुआ ओ बी, यही मेरा रिजल्टेंट रहेगा, करेक्ट स्टूडेंट। तो चलिए अभी यहाँ से आपने देखिए, आप होगा क्या कि बुक में इतना ही लिख के आगे बढ़ जाया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर रुकेंगे। अब बताइए कि पैरेललोग्राम लॉ से एक जो बढ़िया बात सीखे वो क्या सीखे? ऑब्जर्व कीजिए तो
तो मैंने यहाँ से सीखा कि आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उन दोनों वेक्टर के बीच में ही कहीं रहेगा, राइट। पैरेललोग्राम में डायगोनल ऐसा कहीं देखें पैरेललोग्राम कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बाहर रहेगा पैरेललोग्राम से? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो पहला ऑब्जर्वेशन बिना कैलकुलेशन किए हुए, डेरिवेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन बाद में करेंगे, बिना डेरिवेशन किए पहला ऑब्जर्वेशन कि आज के बाद पूरे फिजिक्स के लिए रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस टू वेक्टर, राइट। नहीं मैं लिखूंगा, मैं लिखवाऊंगा, पहले इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं, सब कुछ लिखवा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अब एक पैरेललोग्राम लॉ का ड्रॉबैक बताइए। एक तो ऑब्जर्वेशन हो गया। ड्रॉबैक है कि पैरेललोग्राम में एट ए टाइम एक साथ कितना वेक्टर को ऐड कर सकते हो? दो ही ऐड कर सकते हैं एट ए टाइम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ पैरेललोग्राम लॉ का अप्लाई कर 3 वेक्टर नहीं ऐड कर सकते हैं, बट एक साथ कितना ऐड कर सकते हैं? 3 भी ऐड कर सकते हैं, बट एट ए टाइम कितना ऐड कर सकते हैं? तो सर एडजेसेंट साइड तो 2 ही बन सकता है ना, राइट। तो सर 4 वेक्टर रहेगा तो क्या करेंगे? तो 4 वेक्टर रहेगा तो A1 रहेगा, A2 रहेगा, A3 रहेगा, A4 रहेगा, समथिंग लाइक दिस। अगर 4 वेक्टर आपके पास रहेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, राइट। आई इसको बोल देगा कि इन चारों को ऐड करना है, और आपके लॉ के नाम पे सिर्फ एक पैरेललोग्राम, अगर मान लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ही बेस्ट रहता, इसी से सारा काम चल जाता, तो दूसरा लॉ क्यों पढ़ते? एक्स्ट्रा बर्डन। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर 4 वेक्टर है और आपको लॉ के नाम पर सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ बनाकर ही छोड़ दिया जाए, बता के छोड़ दिया जाए, तो सर क्या करते हैं? फिर मजबूरी में पहले A1 प्लस A2 को जोड़ते हैं, राइट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलता है उसके साथ A3 को जोड़ते हैं, राइट। और उसका जो रिजल्टेंट मिलता है उसका A4 के साथ करते हैं। इसका मतलब मुझे 3 बार काम करना पड़ता, नहीं 4 बार काम करना पड़ता। तो थोड़ा नहीं लगता कि लेंदी हो जाएगा? तो सर कोई ऐसा मेथड रहता कमाल का जिसमें एक ही बार चारों को जोड़ देते, तो वो मेथड सबसे लास्ट वाला है, कार्टेशियन सिस्टम, ओके, या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, करेक्ट। तो लिखिए ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर always lies between somewhere, resultant of 2 vector always lies somewhere between these 2 vector. Resultant of 2 vector always lies somewhere between these 2 vector, right। तो somewhere between these 2 vector का मतलब उन दोनों वेक्टर के जो एंगल है उसके बीच में कहीं से पास करेगा, करेक्ट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये मैं बोल रहा हूँ या ये लॉ बता रहा है? पैरेललोग्राम ये लॉ बता रहा है। और सेकेंड पॉइंट है, बाय अप्लाइंग दिस लॉ एट ए टाइम वी कैन ऐड 2 वेक्टर। एट ए टाइम वी कैन ऐड हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 वेक्टर। अब इसको मैनिपुलेट मत कर लीजिएगा बातों को, इंटरप्रेट। मैंने ये नहीं बोला कि पैरेललोग्राम से 3 वेक्टर को नहीं ऐड कर सकते हैं, मैंने क्या बोला? एक साथ 3 को नहीं ऐड कर सकते हैं। एट ए टाइम एक साथ कितना ऐड कर सकते हैं? 2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ कन्वर्ज करने से भी होगा, बट एक्चुअल में यहाँ देखिए कन्वर्ज करने से भी होगा, बट थोड़ा बढ़िया दिखाई पड़ेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। एक ही बात है, लेकिन नहीं ये बोल रहे हैं कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बट जनरली रिप्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ है, राइट। हाँ सेमी डायगोनल होगा, बट जो चीज़ जैसे आपको दिखाई पड़ेगा। अब सर एक काम करते हैं कि अच्छा स्टूडेंट मैं ऊपर से नीचे लिख रहा हूँ तभी तो आप समझ ही रहे हो, एक काम करते हैं आज से मैं नीचे से ऊपर लिखूँगा और आप नीचे से ऊपर फॉलो कीजिएगा, एक ही बात है ना।
तो सर बात तो एक है, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइप लग रहा है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं, राइट? तो बात वही है। हाँ, नहीं, दूसरा वाला, एक मिनट, ये एक्चुअली लॉ का पार्ट था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लास्ट लाइन लिखा हुआ था कि जो रिजल्टेंट रहेगा उस रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कौन सा डायगोनल को रिजल्टेंट मानेंगे? जो डायगोनल उन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास करेगा, राइट? उन दोनों के वेक्टर, तो उन दोनों को वेक्टर का इंटरसेक्शन से पास करने का मतलब ये दो एरो है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ए एरो ए, आई एरो बी, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही था, राइट? दिशी दबा जाओ, ओके। तो लॉ का पार्ट था, ये मैं नहीं। हाँ बोलिए। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इक्वल हो भी सकते हैं। इक्वल तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इसलिए अभी उस पर नहीं करेंगे, इस पर मैं आ रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, मुझे एक बार ख़त्म करने दीजिए, लेट मी फिनिश, ओके। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, चलिए आप लोग का क्यूरियोसिटी देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, ये बताइए सबसे बड़ा इस ट्रायंगल का कौन सा साइड बड़ा लग रहा है रिप्रेजेंटेशन में? BC बड़ा लग रहा है, मैं वही सोच के ड्रॉ किया था। तो इस एंगल को अगर अल्फ़ा बोलता हूँ, इस एंगल को बीटा बोलता हूँ, इस एंगल को गामा बोलता हूँ, लेट अस सपोज। तो ट्रायंगल में ये भी तो आप लोग को 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, जिनको नहीं पढ़ाया गया वो सुन लीजिए कि बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, राइट? ऐसा कुछ कुछ थ्योरम हम लोग को प्रूफ करने के लिए आता था। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ऐसा बहुत कॉमन बात है, राइट? फिर ऐसा भी कुछ पढ़ाया गया होगा कि छोटा आर्क जितना बड़ा एंगल ड्रॉ बनाता है सेंटर पे, वही आर्क इसको छोड़कर इतना इसका। अच्छा, ये सब समस्या आप लोग भी फेस किए हैं प्रूफ करने का? ओके, वेरी गुड। तो जो ये सब नहीं, तो ये सब जो काम किए हैं वो बड़ा कमाल का है, वो बहुत आपको हेल्प करेगा आगे की क्लास में, ठीक है? इसलिए ये नहीं सोचना है कि 10th में इतना मेहनत किए थे, एग्जाम तो हुआ नहीं 10th बोर्ड का, राइट? कोई बात नहीं, आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा, आगे बढ़िएगा तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसलिए आपने मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा। एनीवे, तो आपने सबने बोल दिया कि सर ट्रायंगल के बड़े साइड का सामने का एंगल बड़ा होता है, राइट? चलिए, वेरी गुड। ट्रायंगल यहाँ देखिए, और ये भी तो जानते होंगे कि ए अगर एंगल अल्फा है तो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, राइट? तो अल्टरनेट एंगल भी तो पढ़े होंगे, इक्वल होता है। तो ए अगर अल्फा है तो ए भी तो अल्फा रहेगा, राइट? और ए अगर बीटा है तो ए भी बीटा रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बताइए स्टूडेंट, ट्रायंगल ओ ए बी में, किस ट्रायंगल में? ओके, ट्रायंगल ओ ए बी में सबसे बड़ा लेंथ किसका लग रहा है? अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम, अकॉर्डिंग टू मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा साइड तो ओ बी लग रहा है, ओके। और अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग? कोई बोलेगा क्यों? तो आपने सर इसका एरो का लेंथ बड़ा रखा है, इसका छोटा रखा, राइट? तो आप बताइए इसके सामने इस ट्रायंगल में ओ ए का सामने का एंगल कौन है? बीटा, ओके। और ए बी के सामने का एंगल कौन है? अल्फा। तो अब आपको बताना है कि अल्फा और बीटा में किसका एंगल बड़ा? सर बीटा ग्रेटर देन अल्फा, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कितना बढ़िया से आपका 10th का जो मेहनत है उसको यहाँ पे सार्थक हो जाएगा, कमाल का चीज़ हो जाएगा। ये बताइए ए और ये जो ओ बी है वो किसका रिजल्टेंट है? ए और बी का?
तो जो रिजल्टेंट है वो थीटा का बीचों बीच से पास किया है या बिल्कुल अनइक्वल एंगल है? वेरी गुड। तो ये रिजल्टेंट किसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? एक के तरफ। क्वेश्चन का थीम समझिए, टीचर क्या बोलना चाह रहे हैं उनका इमोशन को समझिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट किसके तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है? तो ये होना भी चाहिए था, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उसके तरफ रिजल्टेंट ज़्यादा जाएगा, राइट, इंक्लाइंड रहेगा, करेक्ट। इसमें तो आप ना बोल ही नहीं सकते हैं। तो मैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो होता है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, उससे मैंने प्रूव कर दिया, राइट, कि अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कि किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहता है वो रिजल्टेंट जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है उसके तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहता है, उसके तरफ ज़्यादा पास रहता है। और किससे दूर रहता है? जिसका मैग्नीट्यूड कम रहता है उससे दूर रहता है, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है उसके पास रहता है, करेक्ट। ये बिना कैलकुलेशन किए हुए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। आइए यहाँ के लिए, पूरे फिजिक्स के लिए बात हो गया, ये पूरे फिजिक्स के लिए हो गया है। लिखिए एक लाइन, आप लोग समझ गए ना। यहाँ थर्ड ऑब्जर्वेशन, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर are more inclined towards the vector. Resultant of two vector are more inclined towards the vector whose magnitude are more. More inclined towards the vector का मतलब उस वेक्टर के साथ एंगल बड़ा या छोटा हो गया, उसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, मतलब छोटा हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे ये बात लिखने का रिक्वायरमेंट है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा उससे दूर रहेगा, या खुद से लिख लीजिएगा? लिख लीजिए, याद नहीं रहेगा आप लोग को। आज का क्लास का तो याद रहेगा ही, बट आज से याद रखने से मतलब है या अगला 2 साल तक याद रहेगा, चूँकि आपका बैच हो गया है 21-23 ना, 21-23। चलिए, अभी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको मैथमेटिकली मैं प्रूफ कर दूंगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल रखा हूँ। मैंने ए किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या ये है कि दोनों वेक्टर इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो इक्वल नहीं है, राइट। चलिए, और इसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? तो सर इस पॉइंट से, इसका नाम ए रहेगा मेरा रिजल्टेंट, राइट। वेरी गुड। अब अगर इसको अल्फा बोलते हैं, इसे बीटा बोलते हैं, और ये मेरे ए था थीटा, राइट। थीटा क्या है? तो सर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज कीजिए तो बताइए, इसके यहाँ पे बीटा, तो ये भी बीटा है, तो इसके सामने का एंगल अल्फा है, तो नहीं लेता सर ये तो ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है स्पेलिंग, बोलिए? लिख लीजिएगा, ठीक है, जो भी होता है लिख लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इंग्लिश का क्लास नहीं है, हम लोग यहाँ फोनेटिक्स नहीं सीख रहे हैं, ओके। तो एनीवे, तो अब यहाँ पे तो ये तो प्रूफ हो गया ना कि अल्फा इक्वल टू बीटा।
इसका मतलब इस डायग्राम से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया? तो सर आप यहाँ से समझाने की कोशिश किए हैं कि किसी भी दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा तो उसका रिजल्टेंट ऑलवेज उन दोनों वेक्टर के एंगल वाई सेक्टर से पास करेगा। ये पूरे फिजिक्स के लिए एक नया ऑब्जर्वेशन, राइट? करेक्ट। लिखिए ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, ये बहुत बार आएगा, मोर देन 200 टाइम्स आएगा ये बात, ठीक है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल, if magnitude of two vectors are equal, then resultant of these two vector always passing through angle bisector of these two vector, always passing through angle bisector of these two vector, correct? यहां तक हो गया? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये बताइए रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी, राइट? करेक्ट। बट रिजल्ट यहाँ देखिए, अब बढ़िया से फिर से एक डायग्राम बनाइएगा। यहां तक समझ में आया? ओके। तो सर रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी हो गया, राइट? किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता रहता है, थोड़ा केयर कीजिएगा। तो यहां देखना है, अगर मैं बोलूँगा कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सर आपने सिखाया था मॉडुलस लेना है, राइट? और ए प्लस बी दो वेक्टर या सिंगल वेक्टर? ए प्लस बी दो वेक्टर है, दोनों को जोड़ने को तो एक ही वेक्टर लेगा ना। ये दोनों दो वेक्टर है। किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए आप इस दो एरो का यूज कर रहे हैं या इस सिंगल एरो का? तो कोई आज बात कोई पूछेगा ए प्लस बी वन वेक्टर या टू वेक्टर, तो क्या बोलिएगा सर? दो वेक्टर ए एंड बी, वन वेक्टर, राइट? तो वन वेक्टर का एरो तो वन ही रहेगा, राइट? नेक्स्ट, व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या सर? मैं आपने ही सिखाया था मैग्नीट्यूड का। एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो मैग्नीट्यूड का मतलब सर लेंथ ऑफ एरो, राइट? लेंथ ऑफ एरो, करेक्ट? यही तो बताया था ना फर्स्ट क्लास में। तो उस एरो का, किसी भी वेक्टर का एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सर है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब कि मैं ओ बी का लेंथ अगर बता दूं, इस ट्रायंगल ओ ए बी में अगर ओ बी का लेंथ बता दें तो सर मेरा काम बन जाएगा। एग्री?
ये तो लॉजिक है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर का मॉडुलस, मतलब ए प्लस बी का मॉडुलस। तो ए प्लस बी से मत घबराइए, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका लेंथ बताना है, करेक्ट? समझ गए? इसका मतलब अब हम लोग का मिशन क्या है सर? हम लोग का मिशन है अब बस ओ बी का लेंथ निकाल देना है। एग्री है या नहीं है? वेरी गुड। तो अगर ये थीटा है तो आप ये तो जानते होंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल थीटा। तो ये सब 10th क्लास में पढ़े हैं, 9th पढ़े थे या 10th में पढ़े थे? ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। कर कोई बात नहीं है। तो ये थीटा है तो एक लाइन का एंगल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलिए अब ट्रायंगल ओ ए बी पे फोकस कीजिए। कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी। एग्री? ओ ए बी। इस ट्रायंगल में कौन कौन सा साइड का लेंथ आपको पता है? तो सर हम लोग को ये तो पता ही था क्योंकि ये गिवन था, राइट? इसका मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे भी लिखते हैं, एग्री ना? तो ए है ए और ए है बी। और याद है कि पिछले क्लास में आपको एक रूल पढ़ाए थे, कोसाइन रूल। इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। तो किसी भी ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का लेंथ, दो साइड का लेंथ वैल्यू दिया रहे और उसके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो क्या थर्ड साइड निकाल लेंगे? एक और फ्रॉम विच रूल? कोसाइन रूल, एग्री? तो भाई इस ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ पता है, इस साइड का और इस साइड का, और इसके बीच का एंगल भी पता है 180 माइनस थीटा, राइट? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या मैं ही समझ रहा हूं? तो फ्रॉम कोसाइन रूल क्या ओ बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, नहीं स्टूडेंट, थीटा था या 180 माइनस थीटा है? देखिए तो 180 माइनस थीटा। मैंने सही बोला? और cos 180 माइनस थीटा, तो सब लोग आप लोग मास्टर हो गए। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट? इसका मतलब ओ बी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्ट क्या प्लस 2 ए बी लिख दें? ठीक है ना? और ओ बी क्या था सर? ओ बी था ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, राइट? मतलब आर का मैग्नीट्यूड। तो मेरे तरफ से फिजिक्स का पहला फार्मूला आपको मिला, मैथमेटिक्स का नहीं, फिजिक्स का, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट? इसको बढ़िया से बॉक्स में कर लीजिएगा, इतना मेहनत करके फार्मूला डिराइव किए हैं। तो किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट, यहाँ देखिए, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का आपने क्या निकाला है? रिजल्टेंट निकाल लिया है या सर अभी रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले हैं? बट किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सफिशिएंट हो जाएगा या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा? यस, दोनों बताना पड़ेगा, एग्री? तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर ए क्या है, बी क्या है और थीटा क्या है? जल्दी से बोलिए आप लोग। तो सर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट? तो थीटा लिख लीजिएगा, थीटा इज द, वहाँ पे साइड में एरो देकर उसको बॉक्स में जहाँ पे लिखे हैं थीटा है, ऊपर मैंने लिख भी दिया हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट?
अब बताइए स्टूडेंट, किसी भी दो वेक्टर के बीच में किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0 से 180, राइट? ये फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में बताए थे, फर्स्ट क्लास में बताए थे, राइट? तो किसी भी दो वेक्टर का बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में ही वेरी करता है, करेक्ट? तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास फिजिक्स का स्टार्ट करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अभी बताया ना कि यहाँ से नेक्स्ट क्लास यहाँ निकालेंगे, ख़त्म नहीं किया हूँ अभी, इसी डायग्राम से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा। ओके, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ कर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। देखिए, जो भी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, प्लीज़ वेक्टर क्लास मिस मत कीजिएगा। ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि ट्रांसलेशन सीखना ABCD गायब है।